गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में सियासी गहमा गहमी है तो दूसरी जानिब अब आज हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। कानों में इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या रीज़न होती है, और ज़्यादातर ख़वातीन के कानों में इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न होती है, कानों के इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जो बच्चे होते हैं खेलते हुए अक्सर कोई ना कोई चीज़ अपने कानों में डाल देते हैं, जैसे कोई सिक्का, मोती, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कान में चली जाती है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कानों में अक्सर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन अक्सर उनको बड़ा शौक होता है डिफरेंट इयरिंग्स पहनने का, हैवी इयरिंग्स पहनने का। इसके अलावा ज़्यादा कानों में सुराख करवाना, वो टॉप्स ज़्यादा पहनने के लिए जो स्टड वगैरह होते हैं, और क्या उनसे भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अक्सर जब आप कान में होल करवाते हैं, सुराख करवाते हैं, पाइसिंग करवाते हैं, तो उसके बाद अक्सर हमने देखा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, आपका कान बिल्कुल गल जाता है, अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। उससे कैसे बचा जा सकता है, तमाम तरह चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर मौजूद हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने जिक्र किया कानों में इन्फेक्शन के हवाले से, कानों में इन्फेक्शन होता क्यों है? मेरा ख्याल है हम पहले बच्चों से शुरू कर लेते हैं, फिर साथ साथ एज के मुताबिक बात करते जाएंगे कानों के इन्फेक्शन के हवाले से। बच्चों में अक्सर ही हमने देखा जब बच्चा ज्यादा रो रहा होता है तो माँ कान को हाथ लगा के फौरन कह रही होती है जरूर इसके कान में दर्द हो रहा होता है। तो क्या बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होता है कान का? इसके अंदर ये है कि जिस तरह आपने स्टार्ट किया है कि बच्चों से सब ईयर की डिजीज़ है, ईयर नोज थ्रोट की, वो सिर्फ बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो नाक, कान और गला, ये तीनों आपस में लिंक होते हैं। एक हमारी होती है यूस्टिशियन ट्यूब, उससे लिंक होते हैं। जो हमारा मिडल ईयर होता है वो हमारे नोज से और हमारे गले के साथ लिंक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बॉटल फीड होते हैं, जो फीडर पीते हैं, उनको इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो यूस्टिशियन ट्यूब होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। हमें इन बच्चों में ख्याल ये रखने की जरूरत है कि छोटे बच्चे जो फीडर पीते हैं या कोई मदर फीड करते हैं, उनका जो हेड एंड होता है वो अप होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो उनकी लेग साइड है वो नीचे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनका जो वो फीड ले रहे होते हैं या वो दूध ले रहे होते हैं, वो उनके गले से जाके उनके ईयर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। जब माएँ दूध पिला रही होती है अक्सर हमने देखा है कि वो थोड़ी लापरवाही का मुजाहरा कर लेती है। ऐसा नहीं है कि माएँ टेक केयर नहीं करती, यकीनन करती हैं, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे को इस तरह से गोद में लेके बैठी होती है या बेड पे बैठ के जब पिला रही होती है तो कान जो गला होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, सर जो हेड है। इसका मतलब है दूध पिलाते हुए खास इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को आपने गोद में किस तरह से लिया है, हेड कितना ऊपर है, टांगे किस तरफ है, पोजीशन का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी ऐसे ही है। ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक बच्चे वो होते हैं जिनको मदर फीड कराती है, या वो अपनी लैप में बिठा के उनको फीडर से फीड कराती है या मदर फीड कराती है। एक ये कंडीशन है। थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी जब खेलने लग जाते हैं, उनको मदर उनको फीडर बना के दे देती है और कहती है जाके बेटा पी लो। बच्चे अनअवेयर होते हैं, उनको जरूर पिलो रख के देना चाहिए। हेड एंड ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं भी हो, सोफे पे, बेड पे, जमीन पे लेट के वो फीडर पी लेता है। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उसका वो जो मिल्क होगा वो उसके ईयर में इन्फेक्शन करता है। अच्छा। जब उनकी जो एयर प्रेशर होगा एक्सटर्नल और इंटरनल, वो जब कॉम्प्रोमाइज होता है तो उनका इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी वजह से कुछ बच्चे जैसे दूध पी रहे होते हैं और फौरन दूध फेंक देते हैं, और अक्सर बच्चों को वॉमिट जब आ रही होती है उनकी नाक से भी दूध निकल रहा होता है, फौरन अभी पिया ही होता है, तो एक तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और दूसरा शायद यही रीजन होती है जैसे आपने बताया कि शायद पोजीशन ठीक नहीं होती है। एग्जैक्टली, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। उसके जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हेड एंड ऊंचा होना चाहिए। जो बच्चा स्ट्रेट पिएगा उसकी पोजीशन सही नहीं होगी। ज्यादा फ्लेक्स होना भी, ये जो अगर नेक ज्यादा फ्लेक्स होनी होती है ये भी गलत है, और ज्यादा एक्सटेंड होना तो वो ये भी गलत है। अगर हेड एंड उसका ऊंचा होगा और लेग साइड उसकी नीचे होगी तो बच्चा इजीली फीड कर सकता है। और जिस तरह आपने बताया कि मुंह से और नाक से दूध फेंकने, उसकी वजह ही यही होती है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है दूध लेने की वो ठीक नहीं होती, मिल्क लेने की। जब वो गले से और नाक से दूध फेंकता है तो वो ऑब्वियसली उसकी यूस्टिशियन ट्यूब से जाके उसके कानों में भी पहुंच जाती है यही दूध, और जो कुछ टाइम रह के उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, मतलब ये रीज़न है। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों के कान में पानी चला जाता है शावर लेते हुए, या माँ जब शावर दे रही होती है, तो क्या उसके बाद पानी की वजह से पेन शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है? क्या उसके बाद कोई मजीद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या अगर पानी चला गया है तो क्या करना चाहिए?
देखिए जी, अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा निज़ाम बनाया। हमारे जो ईयर है उसके अंदर एक यूस्टेशन ट्यूब होती है और एक ईयर ड्रम होता है। हमारा जो बाहर का एक्सटर्नल ये पिना बना हुआ है, ये बना ही इसलिए है, इसने पानी को रोकना है। जब बच्चा स्विमिंग पूल में जाएगा, अगर खेलेगा, किसी वाटर पाइप के साथ जाके एक दूसरे के कान में मारेंगे तो वो प्रेशर से जाएगा पानी। नॉर्मल बच्चे डेली हम शॉवर लेते हैं, बच्चे लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जो बच्चे अनअवेयर होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चाहिए ये कि उनकी जो मदर होती है वो उनको शॉवर दिलवाए, इससे वो बच्चे जा सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जो इस तरह ये नहाएंगे और वो अपनी हेड की पोजीशन चेंज करते हैं, जब पानी प्रेशर से जाता है इवन राइट पे या लेफ्ट पे, तो इसकी वजह से उनके इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब इसके बाद कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ सकती इसके बाद अगर पानी अंदर है और ज्यादा पानी चला गया है तो? देखिए जी, जिस तरह आई साइड को चेक कराना होता है, इसी तरह ईयर को चेक कराना होता है। कुछ माएँ होती हैं, ये नहीं है कि बच्चे को आपने नहला दिया, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर पानी चला जाए, पानी जाने से मदर को फ्रीक्वेंटली कानों को देखना चाहिए, आया वो पानी है या कोई फॉरेन बॉडी है, क्योंकि इसका जब अलार्म होता है, जब इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब बच्चे के अंदर हेयरिंग लॉस हो जाए। बच्चा कहता है माँ को कि मामा इधर से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो सिम्टम्स आ चुके हैं उसके अंदर, हमने पहले केयर नहीं की। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब हमें थोड़ा वक्त लग जाता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आया मेरे एक कान से सुनाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हुए हैं, तो बच्चों को नहीं अंदाजा होता है कि एक कान में मसला आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ये बहुत देर के बाद नहीं पता चलता कि कान से सुनाई नहीं दे रहा, जब आप थोड़ा एसेस करते हैं खुद को। एग्जैक्टली इसमें मैडम दो चीजें बड़ी अहम है। एक, जिस तरह आपने पानी का बताया, ये मदर्स की पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके फ्रीक्वेंटली जब बच्चा उनकी लैब में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंटली उसके ईयर को एग्जामिन करना चाहिए। मैं इसी से लिंक करते हुए एक और चीज आपको बताता जाऊं, हमारी जो फॉरेन बॉडी होती है, जिस तरह आपने स्टार्ट में भी बताया, कोई बच्चे खेलते हुए कॉइन है, कोई चीज है, छोटे हैं, कोई मटर के पीस हैं, कोई दाल है या कोई भी इस तरह की चीज, मोती, जब ये बच्चे डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, उनके सामने अगर ब्लॉक्स रख दें तो वो ब्लॉक्स ऊपर बनाते हैं एक दूसरे को, उसको स्टेयर्स बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। जब आप कोई छोटी सी चीज रखेंगे, उन्होंने उसको रख के ना, उनकी एक कैपेबिलिटी होती है और उनकी डेवलपिंग वो होते हैं, उनके माइलस्टोन्स होते हैं, उन्होंने वो करके अपने कानों के अंदर वो देखेंगे कि इसके लिए सूटेबल जगह कौन सी है। बच्चे अनअवेयर होते हैं और वो कानों में डाल देते हैं। जिस तरह आपने बताया सिम्टम्स की, ये सिम्टम्स तब आते हैं जब बच्चे को उसके सिवियरिटी हो चुकी हो। और मैं आपके इसी तरह फॉरेन बॉडी से ये बताता जाऊं कि अगर कोई भी चीज़ है, ये बड़ी केयर करने की ज़रूरत है। बच्चों को फ्रीक्वेंटली ईयर एग्जामिन, ऐसे बच्चे भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं जिन बच्चों की ईयर इन्फेक्शन की वजह से ईयर नेक्रोसिस हो जाती है। अच्छा। और वो होती इसी से, ये आम सा जो एक मटर होता है, उसकी वजह से फूड पार्टिकल कोई भी होगा वो बोन की नेक्रोसिस कर देती है, और उस छोटे बच्चों में अगर बोन की नेक्रोसिस होगी तो वो अल्टीमेट हेयरिंग लॉस की तरफ जाते हैं। ओहो हो, मतलब समाज को बाकायदा तौर पे मुतासिर कर सकता है। वैसे तो देखने में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं अगर आप टेक केयर नहीं करते। डॉक्टर साहब, अब ख़वातीन की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि ख़वातीन में कानों का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मर्दों में या लड़कों में नहीं होता, होता है उनमें भी है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। इसकी क्या रीज़न है? मैडम, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हमारी फीमेल्स होती हैं, कुछ वेल करती हैं, कुछ स्कार्फ लेती हैं, और फीमेल्स के हेयर लॉन्ग होते हैं, उनके जो ईयर होते हैं ना वो कवर होते हैं। ठीक है। जब वो ईयर कवर होते हैं, उनकी ह्यूमिडिटी लेवल जो इनर साइड की है, मिडल ऑफ द ईयर में, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हकीकत में होना ये चाहिए, जो एयर प्रेशर हमारा बाहर एटमॉस्फेयर का है, वही एयर प्रेशर हमारा उसके अंदर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, आया वो किसी ब्लॉकेज की वजह से और कोई चीज बंद कर दी जाए, इवन हैंड फ्री लगाने की वजह से, जिस तरह आप फीमेल्स का कह रही हैं, एक तो जब वो यूज करती हैं कोई स्कार्फ या लॉन्ग हेयर या बालों से कान कवर रहते हैं, दूसरा वो जब वो हैंड फ्री यूज करती हैं, उसके अंदर जो उनके मिडल ईयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने हैंड फ्री का जिक्र किया है, हमारे यहाँ यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल। आपने देखा होगा फोन सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, नए लेटेस्ट फोन आए, उसी तरह से हैंड्स फ्री और एयरपोर्ट वगैरह डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं। उनका इस्तेमाल भी आपके कान को या उनकी समात को मुतासिर करने में कोई किरदार अदा करता है? क्या वजूहात बन सकती है? ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना, या किसी भी तरह का, मतलब वक्त से, मतलब अगर 1 घंटा कोई शख्स यूज कर रहा है और दूसरा बंदा 5-7 घंटे यूज कर रहा है और मुसलसल यूज कर रहा है, क्या उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? एग्जैक्टली, ये बहुत एक जरा जेरे गौर बात है
कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हैंड फ्रीज को यूज करते हैं कॉन्टिन्यूसली। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में ये चीज बहुत ज्यादा है कि वो अपनी जो भी कोई कॉल होती है वो सारा दिन हैंड फ्री लगी होती है। हम हैंड फ्री जब रखते हैं वो हम किसी भी जगह पे रखते हैं, जमीन पे रख दी, बेड पे रख दी, हमें नहीं पता होता कि वो जगह कितनी इन्फेक्टेड है। जो इन्फेक्शन हमारा बाहर से आना है उसको टाइम लग जाना है। जब हम एक नीचे पड़ी हुई किसी शेल्फ में किसी जगह पे पड़ी हुई गाड़ियों में रोग रख देते हैं, जब वहां से उठा के हम कान में लगाएंगे तो उसका जो इन्फेक्शियस रेट है वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसका ज्यादा। और डॉक्टर साहब अक्सर हम लोग एक्सचेंज भी कर लेते हैं ना, एक आपने इस्तेमाल की तो मैंने भी वो आपसे बोरो करके इस्तेमाल कर ली, मेरे से किसी और ने कर ली, तो इसका मतलब है कि आपको ये शेयर नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली जिस तरह ये आपकी पर्सनल हाइजीन में आ जाती है चीज। अब अक्सर कोई कहता है कि प्लीज जी मुझे हैंड फ्री दे दी जाए, उसको नहीं पता कि उसके जो जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ उसकी इम्यूनिटी क्या है, उसके ईयर की कंडीशन क्या है, क्या वो इन्फेक्टेड है, आया वो वायरल है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम उसकी हैंड फ्री लेके यूज कर देंगे। और वो जो हैंड फ्री होती है उसके ज्यादा कांटेक्ट होता है हमारा उसके साथ, ईयर के साथ, जिससे उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। और बिल्कुल अक्सर हैंड फ्री इतनी पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर इतनी वैक्स और अजीब चीजें भी लगी होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब अब खवातीन के जैसे आपने कहा इन्फेक्शन की जो शरह वो ज्यादा होती है, जैसे वो स्कार्फ कर रही है, वो बाल है, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल है, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा कानों की इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या है? जिस तरह आप अभी बता रही थी, मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम से ये बताता जाऊं कि जो वैक्स है ये नॉर्मल है। अगर अक्सर लोग समझते हैं वो कॉटन बड्स यूज कर लेते हैं, ईयरबड्स यूज करते हैं, कहते हैं कि हम वैक्स को रिमूव करें। हकीकत में जो वैक्स होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं। जब तक हम वैक्स को छेड़ेंगे नहीं, वैक्स हमारी चाहे वो पूरी इतनी हो जाए कि हम अगर उसको ईयर को एग्जामिन करके देखते हैं और हमें वैक्स नजर आ रही है, हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैक्स नॉर्मल है। वैक्स के अंदर पोर्स होते हैं। अगर जब हम कॉटन बड यूज करेंगे या कोई चाबी या कोई पिन वगैरह कुछ भी यूज करेंगे तो वो स्लाइड होके आगे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज कर देगी। जब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज करेगी तो वहां पे हमारी हेयरिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जब हेयरिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बंदा इधर से ज्यादा सुनेगा, ऐसे करके बात करेगा और इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली हम हेयरिंग लॉस की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहब तो किस तरह से अपने कान को साफ रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन प्रैक्टिस तो कॉटन बड की है, शावर लेने के बाद अक्सर ही हम सब क्लीन करते देखते हैं, और कुछ लोग तो खैर जैसे आपने हेयर पिन का जिक्र कर लिया, ये चाबी का किया है, तो चाबी का तो खैर ये भी सुना है मैंने, आप करेक्शन कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, कि उसे फालिज अटैक होने के भी चांसेस होते हैं जो लोग ज्यादा लोहे की चाबी या किसी का कान के साथ यूज करते हैं, ऐसा सुना है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ऐसा होता है वैसे डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जिस तरह कोई भी चीज हम शार्प चीज आया, वो चाबी आया, वो पिन है, कोई भी यूज करेंगे तो उससे उसकी नर्व डैमेज हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि पैरालाइज की तरफ जाता है, हो सकता है, मतलब चांसेस है। अच्छा ठीक है, मतलब ये बात भी ठीक है। डॉक्टर साहब तो किस तरह से कान की सफाई की जाए? कान को साफ रखना भी तो जरूरी है, जैसे वैक्स है या कोई चीज है, क्लीन करना भी जरूरी है, तो क्या तरीकाकार होगा फिर? सबसे चीज जो बुक्स भी कहती हैं, सबसे चीज जो आपकी छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर है, इससे आपने कान को यूं साफ कर लेना है बस। इसके अलावा कोई चीज भी आपके कान में नहीं जानी चाहिए। आया वो जिस तरह कॉटन बड्स हैं, कॉटन बड ये होती है एक जो ईएनटी का स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए होती है, उसने उसको मैनेज करके अपनी वो जो वैक्स होती है उसको रिमूव कर सकता है, साइड पे कर सकता है। और जहां तक ये बात है हमारी वैक्स की, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होकर हमारे गले में थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब आ जाती है। अच्छा, इसके लिए हमें कोई एहतियात की इस तरह की जरूरत नहीं है। जैसे भी आप शावर ले रहे होते हैं, आपके कान थोड़े सॉफ्ट हुए होते हैं, अगर आप उसी वक्त छोटी उंगली के साथ कान क्लीन करें, जैसे शावर ले रहे हैं 1-2 दिन के बाद, तो मेरा ख्याल है कि आपके कान में वैक्स या इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। एग्जैक्टली वैक्स मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, वैक्स नॉर्मल है, हमारा टारगेट वैक्स नहीं है। जिस तरह आप कहती हैं वैक्स की जो पोजीशन है ना, वो वैक्स हमारी जिस तरह हर नॉर्मल वैक्स प्रोडक्शन होती है, ये हमारी यूस्टिशियन ट्यूब से हमारे गले के अंदर आ जाती है और ये नॉर्मल। जब हम देखें कि आया हम वैक्स को इरिटेट कर रहे हैं, किसी बंदे को कान में उसके खारिश हो रही है, वो उसको छेड़ के वैक्स उसकी जो पोर्स होते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज हो, कॉटन है, कुछ भी है, जब उसके अंदर पोर्स होते हैं तो वो बिल्कुल नरम होती है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। जब वो वैक्स हार्ड हो जाए तो वो अलार्मिंग होती है। अच्छा। उसके अंदर मेन चीज यही फैक्टर है जो उसकी ह्यूमिडिटी या उसका जो अपना टेम्परेचर प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। ये अच्छा। है जो मतलब ठीक है, इसका तरीकाकार भी आसान है, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में कॉटन बड मौजूद होती है। इवन कि हम बच्चों को भी जब शावर देते हैं, छोटे बच्चों को, उनको भी कान साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और बच्चों को भी देख अंदाजा हो जाता है ये कान साफ करने की चीज है, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब कान में कुछ लग जाना, कान की समात को मुतासिर कर देना अक्सर हो जाता है,
कोई हादसा पेश आ जाता है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और अगर जैसे आपने खुद भी जिक्र किया बच्चे कान में कोई सिक्का, मोती या कुछ ऐसे कर लेते तो इमरजेंसी में उस वक्त क्या करना चाहिए? ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई भी इमरजेंसी चीज़, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई उसके अंदर एक ही है, और दूसरा हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाएं कैसे। सबसे पहली चीज़, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाना कैसे है, जो एक हमारी गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न्स है, जिस तरह अभी कुछ गवर्नमेंट की बसेज ऐसी हैं उनके शार्प हॉर्न है, वो आपके जस्ट जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जाके हिट करते हैं, तो वो भी आपके हेयरिंग लॉस के लिए बड़ा ये है, देखने की बात है कि ये लोग जो इनके प्रेशर हॉर्न्स हैं, इनको भी लोगों ने 4-4, 5-5 गाड़ियों को प्रेशर हॉर्न्स लगवाए होते हैं। ये भी जाके आपकी हेयरिंग लॉस को मैनेज करती हैं, उसको हेयरिंग मुतासिर करती हैं। इसके अलावा जहां तक बात आ गई आपकी कि हेयरिंग लॉस के फॉरेन बॉडी में, इसके अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ आपकी मेटल है, इवन छोटे छोटे कुछ टॉयज ऐसे हैं, बाहर के मुल्क ने तो बैन कर दिया है, कुछ टॉयज में छोटे छोटे एक सेल आते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, छोटे बच्चे ये सेल पकड़ के जब देखते हैं, यस बॉल, ये सेल जाके इतने डैमेज करते हैं विद इन अ डे और 2, ये आपकी बोन की नेक्रोसिस कर देते हैं, और जिसके साथ अल्लाह माफ करे बच्चे की परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकती है। हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे टॉयज ही घर में ना लाएं बच्चों के लिए जो इसके साथ करें और खराब हो जाए। और अब मैं आपके प्रोग्राम से एक और बात बताता जाऊं, कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लहसुन का ऑयल, प्याज का ऑयल, गर्म चीज, एक चीज आई हुई है लोगों में, जो गली मोहल्ले के क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक वूंड वॉश करने के लिए छोटी सी सस्ती सी एक दवाई आती है, वो उसको गर्म करके कानों में डालते हैं, लाइक एसिड, कि कोई चीज जिस तरह हम किसी की चीज की सफाई करते हैं, वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर ना हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दें, और ये बड़े केसेस आते हैं। हकीकत में ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं और परमानेंट हेयरिंग लॉस कर देते हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, हाजिर होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कानों के इन्फेक्शन के हवाले से बात जारी थी और डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिस तरीके से हम कान साफ कर रहे होते हैं वो आपके इस समात को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि अगर वो आपके कान में अगर आप कॉटरबंड का इस्तेमाल करें, अगर वो आगे चली गई है तो वो किसी तरह से भी मुतासिर कर सकती है। इस तरह से बच्चों का खास ख्याल करना चाहिए। जो बच्चे शावर ले रहे हैं, कहीं उनके कान में पानी ना चला जाए। अगर बच्चे प्ले कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ तो कोई भी ऐसा मोती, सिक्का या अपने टॉयज का कोई ऐसा हिस्सा अपने कान के अंदर ना वो डालें, उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बच्चों पे पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप अताई डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, अक्सर तेल दे देते कानों में डालने के लिए, कोई ना कोई ऐसा सीरप, मेडिसिन, कोई ना कोई ऐसा लिक्विड, वो किस हद तक आपको मुतासिर कर सकता है कानों की समात को? ये जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत डेंजरस है। लोग होते हैं प्याज को गर्म करके उसका ऑयल डाल रहे होते हैं, कुछ लहसुन का डालते हैं। ये मिथ है सारी का। यस, हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, उसके अंदर जब पता लगता है हाइड्रोजन परऑक्साइड डाली होती है। ये हम अगर कोई बाहर का इन्फेक्टेड वुंड हो जाता है ना, हम उसको वॉश करने के लिए डालते हैं। ये नहीं देखते कि इसकी प्रिवेंशन हमने क्या करनी है, ये हुआ क्यों है, आया हमने उसकी ट्रेनिंग करानी है, बच्चों की वजह से है, कोई एडल्ट्स में है, फीमेल में है, मेल में है, वो इसके अंदर डाल के, मैं जिस तरह पहले आपको बताया, ये उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारी जो हेयरिंग सामने लगी होती है मेम्ब्रेन, ये हमारे लिए इतनी प्रीशियस है। अगर ये नहीं है तो टोटली हमारी हेयरिंग लॉस हो जाती है। और ये लोग ये एसिड समझ के कान को साफ करने के लिए कहते हैं कि जी लेट के ना उसके अंदर कतरे डालें। जब लेट के डालें और वो डायरेक्ट जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच करती है। इन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन ये लोग इस तरह पेशेंट को मिसमैनेज करते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरे कान में अगर दर्द हुआ है तो मेरे घर में किसी ने एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया, अगर डॉक्टर ने उनको दिए तो वही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और वही मैं आगे रिकमेंड कर लेती हूँ, क्योंकि हम कान को, गले को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है, जो कि गलत चीज है। और हम समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, ड्रॉप्स कान के आंखें आप डाल लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर क्या हम बाकी ही कोई भी ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस तरह पहले बताया, ये भी इसी तरह एक होम रेमेडी है। कोई कहता है कि जी मैंने ये ईयर ड्रॉप्स यूज किए थे, मुझे आराम आ गया, आप भी कर लो।
अब जो ईयर एक है, ईयर कान का जो दर्द है, इसकी ये वजह नहीं है कि आया वो ड्रॉप से ही हमने हल होना है। इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो गला भी है, जिसका मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, ईयर, नोज, थ्रॉट, ये तीनों आपस में लिंक्ड है। अगर कोई भी नेजल कंजेशन हो जाती है, जैसे किसी को फ्लू हो जाता है, वो कहता है जनाब मेरे गले में भी दर्द है और साथ में कान में भी दर्द होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूस्टिशियन ट्यूब होती है जिसने हमारे गले को कान के साथ लिंक किया होता है, जब इसकी स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग की वजह से पेन होता है। अगर सेम आपके घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन है, जिस तरह आपने बताया, अगर वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर को, मदर को, सिस्टर, ब्रदर को, जब वो अगर वायरल घर में ही फिर रहा है, एक दफा हम उसको यूज करके आराम आ जाता है, जो सेम ड्रॉप जो उसने, और हम समझते हैं नहीं हम इसी को फॉलो करें, वही कान के कतरे थे जो अरसे चलते आ रहे हैं और हम इसको फैमिली में चलाते जाएं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, और ये बहुत ही गलत चीजें हैं। और हमने देखे अपने बच्चों में, बच्चों से आगे ये चीज चलती आ रही है और हमें लग रहा है यही सही एक ट्रीटमेंट है, और हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं ये पूछे बगैर कि आया वो उनके लिए ठीक भी है। क्योंकि डॉक्टर साहब, कान के मसाइल भी तो डिफरेंट हो सकते हैं, सबको एक तरह के मसाइल तो नहीं हो सकते ना, कान का कोई एक मसला तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली जिस तरह जेंडर पे आपने स्टार्ट में ही बताया कि मेल फीमेल का, इसी तरह कान के कई इश्यूज हैं। जब वो कान का सिर्फ जो उससे लिंक करता है ना, वो नोज, ईयर, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दी है। अभी इसी के दौरान हमने बच्चों को डिस्कस कर ली है, फीमेल को कर ली है। जो मेल है जिसका इन्वायरमेंट और पोल्यूशन, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। जो हमारी मेल कम्युनिटी है, जो बाहर फिर रहे हैं, बाइक पे हैं, जो लोग बाहर वैसे ट्रेवल कर रहे हैं इतनी साउंड में, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ये हमारी ISO सर्टिफाइड जो चीज़ें होती, फैक्ट्रीज होती हैं, उन लोगों की रिकमेंडेशन ये है कि आपने 6 to 7 आवर से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स को काम नहीं करने देना। उनको PPEs देने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने। कुछ तो जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया कि स्विमिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, ईयर प्लग्स होते हैं। हाँ, प्लग्स होते इस तरह एक चीज होती है जो आपके ईयर को कवर कर देती है। अगर एक वर्कर जो होता है, उनकी फ्रीक्वेंटली 6 मंथ्स, उनके एक SOPs हैं कि आपने हर 6 मंथ्स के बाद उनकी हेयरिंग चेक करवानी है, उनकी हेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। हाँ, ये जरूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब, कुछ वेदर और पोल्यूशन का जिक्र कर लेते हैं। क्या वेदर चेंज होने से भी कोई साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? और पोल्यूशन का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन भी है, सब चीजें हमें फेस करनी पड़ी होती है। क्या उसकी वजह से भी कानों में इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल होता ही इसी की वजह से है। वेदर एक नॉर्मल है, एक आदमी जिसकी इम्यूनिटी जब उसकी काम आती है, जब भी वेदर हमारा चेंज हो रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी चाहिए होती है। जो ही हमारी कोल्ड आ जाती है, अचानक सडनली वेदर चेंज होता है, जिस तरह अभी रिसेंटली मार्च में सडनली चेंज हो गया है, इससे होता यह है कि जो उसके ईयर इन्फेक्शन होगा ना, उसका रेट उसका वो ज्यादा हो जाता है। किस तरह होता है? पेशेंट के जो कान में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास जो मिडल ईयर है, उसमें जो उसकी स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, वो रुक जाता है, और वो बंदा उसी लाइफस्टाइल से विंटर में रह रहा होता है। सडनली जब वेदर चेंज होता है, जिस तरह फ्लू हो जाता है, सीजनल फ्लू है, सेम उसी तरह। और सबसे बड़ी चीज, जो इन्फेक्शन जिस तरह रिसेंटली हम डिस्कस कर चुके हैं कोविड के हवाले से, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेम बैक्टीरिया, सेम वायरल इन्फेक्शन आपके ईयर में होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर कोई आपको इन्फेक्शन है, वही इन्फेक्शन आपके ईयर के अंदर होगा, जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बैक्टीरिया भी और वायरल भी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, बड़ी एज में जाके हमने देखा है कि कुछ लोग ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं कि भाई ये थोड़ा ऊंचा सुनता है। डॉक्टर साहब, उसकी क्या रीजन होती है? एज की वजह से ऐसा होता है, या पहले कोई प्रॉब्लम्स उन्होंने बचपन में, बड़े होते या जवानी में, या एक वक्त में उन्होंने फेस की होती है, उसकी साइड इफेक्ट उस एज में आके हमें बेयर करने पड़ते हैं? इसमें मैडम 2 फैक्टर है। एक एज फैक्टर जरूर है। अच्छा, जो ही बंदा एज की तरफ ज्यादा आगे जाता है तो उसकी हेयरिंग, लेकिन अगर इसी को प्रोब किया जाए, सबसे बड़ी चीज होती है, जो भी ओल्ड एज पेशेंट आपके पास आता है, आप उसे उसका ऑक्यूपेशन पूछें कि आप करते क्या हैं। कोई कहेगा कि मैं रोड पे काम करता हूं, कोई कहेगा जी मैं फैक्ट्री में काम करता हूं। जब हम उसका ऑक्यूपेशन देखेंगे ना, तो फिर हमें अवेयरनेस मिलेगी कि आया इसके पीछे कौन सा रिस्क फैक्टर है जो इसको ये कर रहा है, डिजीज की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 चीजें हो सकती हैं। और डॉक्टर साहब, कोई एहतियाती तदाबीर ताकि आपकी समाज मुतासिर ना हो, आपके कान भी ठीक रहें, सुनने वालों को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहिए इससे रिलेटेड? हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जिस तरह हम लोगों ने हैंड फ्रीज का डिस्कस किया है, अपनी हैंड फ्री शेयर ना करें, गाड़ी में रहें, गाड़ी का अगर जो विंडो है उसकी शीशा, नॉइज पोल्यूशन से जिस तरह भी बच सकते हैं बचें। इवन कोई प्रेशर हॉर्न ना यूज करें, लाउड म्यूजिक ना यूज करें, शार्प म्यूजिक, ऐसा साउंड जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बस इसका होता है, वो डायरेक्ट आके आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे लगता है और आप परेशान हो जाते हैं और वो आपको हर्ट करता है, इवन पेन करता है। हाँ, ये मैं आपको आपके प्रोग्राम से यही बस बताऊंगा। एक तो ये केयर है, दूसरी जो सबसे बड़ी केयर है बच्चों में, इनके इन्फेक्शन को बचाएं। फ्रीक्वेंटली मंथ के दौरान 2 मंथली उनको मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। आज डिटेल में हमने बात की है कानों के इन्फेक्शन के हवाले से। होता क्यों है, काइंडली अपनी एयरपोर्ट्स या हैंड्स फ्री आप जो भी यूज़ करें वो किसी के साथ शेयर ना कीजिए। पर्सनल हाइजीन में ये आता है, क्योंकि हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम हो और आपकी वजह से किसी को लग जाए या किसी और को जिन्होंने आपसे बोरो की और जब आपको रिटर्न करे हो तो उनसे आप में आ सकता है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की है, जो हमारी बहुत गलत प्रैक्टिस है पढ़े लिखे लोगों में भी और अनपढ़ में भी। हम जिस तरह से कान साफ करने का जो हमारा तरीकाकार है या जिससे हम कान साफ कर रहे होते हैं वो ठीक तरीकाकार नहीं है, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप ठीक तरीके से अपना कान साफ नहीं करें। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी आप अपनी छोटी उंगली से जब शावर ले रहे होते हैं उसके बाद आप आसानी से साफ कर सकते हैं। बच्चों का कान भी इसी तरह से इस्तेमाल कर ले। पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बच्चों की टेक केयर करें। बच्चे जब प्ले कर रहे होते हैं तो उनको नहीं अंदाजा होता कि ये चीज कान में रखने वाली है या नहीं है। अगर उनके कान में कोई चीज रह जाती है, मोती है, सिक्का है या उनकी टॉयज की कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन हो सकता है। ये तमाम तर चीजें जिन पे पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखने की बड़ी जरूरत है। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।